Assalamu alaikum students. Today in this lecture we are going to take the next part of equilibrium that deals with phase equilibrium. In our earlier classes we have already seen the derivation, thermodynamic derivation of law of mass action, and after that we have seen Clausius-Calipron equation. That part we are going to use here. वो जो हमने पढ़ा पीछे इसको हमें यूज भी करना पड़ेगा, बट नाउ वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू दैट इज रिगार्डिंग फेज इक्विलिब्रिया. बिफोर गोइंग इनटू दिस फेज इक्विलिब्रिया वी हैव टू अंडरस्टैंड सम टर्म्स. इसको डील करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें सीखनी पड़ेंगी, जो इसमें यूज होती है, वो हमें सीखना पड़ेगा. सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस फेज इक्विलिब्रिया जो हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहली बात, यहां पर वर्ड आता है फेज. तो आपको पहले फेज समझ आना चाहिए कि फेज होता है क्या. जब हम फेज की बात करते हैं, फेज हमारे पास, जब भी आपको फेज को डिफाइन करना पड़े, इट इज ए होमोजीनियस यू नो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जब भी कोई चीज हो जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, दैट वी कॉल होमोजीनियस. फिजिकली डिस्टिंक्ट, फिजिकली डिस्टिंक्ट. अगर कहीं पर दो फेजेस हैं, वो बाहर से ही दिखना चाहिए ये दो फेजेस हैं. एंड मैकेनिकली सेपरेटेबल या सेपरेबल पार्ट्स ऑफ सिस्टम. नाउ अगर आपको कहीं पर देखना है कि किसी सिस्टम में फेजेस कितने हैं, तो आपको फेज कैसे पहचानना है, कोई फेज कैसे पहचाना जाता है. फेज इट शुड बी होमोजीनियस. दैट मीन जब आप उसको देखोगे उसमें कोई दूसरी चीज आपको नहीं दिखनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म लगना चाहिए हर जगह पे. जैसे आप सोल्यूशंस में कहते हो होमोजीनियस, जहां पर दो चीजें होती है लेकिन वो होमोजीनियस होती है. तो होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अगर वहां पर दो कंपोनेंट्स भी है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इट इज ए वन फेज, जो हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे. होमोजीनियस होना चाहिए. एक फेज कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट, अलग दिखना भी चाहिए, एंड मैकेनिकली सेपरेबल. इसको हम अलग कर सकते हैं, दैट मीन मैकेनिकली हम इसको अलग कर सकते हैं. दैट रिप्रेजेंट्स फेज ऑफ ए सिस्टम. किसी सिस्टम में फेज कैसे देखा जाता है. तो सबसे पहली बात जो इस इक्विलिब्रियम में है, यू हैव टू सी, आपको पहले पहचानना होगा. अगर कहीं पर आपको मैं कोई सिस्टम दे दूं तो उस सिस्टम में कितने फेजेस आएंगे वो आपको पहचानना आना चाहिए. तो बेटा देख लीजिए, मैं कुछ एग्जांपल्स पे आपको ये समझाता हूं कि कैसे कैसे फेजेस दिए जाते हैं. अगर हमारे पास लेट इट बी वाटर है, ठीक, वाटर है. दिस इज इन, लीजिए ये सॉलिड फॉर्म है. दिस इज इन इक्विलिब्रियम, वाटर लिक्विड, ठीक है ना. आपके पास एक कंटेनर है. आप कंटेनर में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, दिस इज एग्जांपल, वी आर गोइंग फॉर एग्जांपल. आपके पास वाटर है, ये एक कंटेनर में है. यहां पर कुछ आइस क्यूब्स भी दिख रहे हैं और यहां पर पानी भी है. तो सीधे मुझे दिख रहा है ये कुछ अलग फेज है और ये कुछ अलग फेज है. तो मैं बताऊंगा फेज 2. फिजिकली डिस्टिंक्ट, ये अलग चीज है, ये पानी है, ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है और ये वाटर आइस फॉर्म में है. तो मुझे सीधे दिखता है कि यहाँ पर दो फेजेस हैं, तो ये इसमें दो फेजेस आएंगे. अगर हम ऐसा करें, जिसको मैं, दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 1, जिसमें सॉलिड और लिक्विड है, तो आपने कहा कि इसमें दो फेजेस हैं. अगर मैं ऐसे कहूं एग्जाम्पल नंबर 2 में, इसी को आप दूसरी बार लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में. अगर मैं ऐसे करूं, वाटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों एक साथ है, होता भी है, जिसको हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, जो आगे भी आएगा. तो यहां पर एक और चीज है, गैस भी है, वाटर गैस फॉर्म में भी है. तो ये अलग, ये गैस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है और ये सॉलिड फॉर्म है. तो तीन अलग फेजेस आएंगे. तो आप क्या कहेंगे? फेजेस 3. बात समझ आ रही है? फिजिकली डिस्टिंक्ट, अलग अलग दिखना चाहिए.
जब आपको अलग अलग दिख रहा है देन दीज आर सेपरेट फेजेस, ये अलग अलग फेजेस हैं। तो वाटर, लिक्विड, गैस अगर तीनों एक ही जगह पे रखेंगे तो इनमें तीनों में इक्विलिब्रियम है, तीनों चीजें एक साथ है। सो हम कह सकते हैं कि ये 3 फेजेस है। ऑल्दो वाटर ही है लेकिन ये 3 फेजेस कहे जाते हैं। चलो बेटा एग्जाम्पल, ये हो गई हमारी 2 एग्जाम्पल्स जहां पर आपने देखा फेज क्या होता है। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लाइक ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। थर्ड एग्जाम्पल, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर आपके पास गैस का मिक्सचर है, ठीक है ना, लाइक आपके पास इस कंटेनर में ऑक्सीजन भी है, इस कंटेनर में नाइट्रोजन भी है, तो आपको कोई कहेगा ये कितने फेजेस हैं, दिस इज ओनली 1 फेज, क्योंकि बाहर से तो नहीं ना लगेगा मुझे क्या कहां पर ऑक्सीजन है कहां पर नाइट्रोजन है। लाइक मैं इस वक्त खड़ा हूं, मैं एयर इनहेल कर रहा हूं, जो एयर इनहेल कर रहा हूं उसमें ऑक्सीजन भी है उसमें नाइट्रोजन भी है, तो लेकिन मैं बता सकता हूं आंख से देख के कि कहां पर नाइट्रोजन है कहां पर ऑक्सीजन है, नथिंग लाइक दैट, ऐसा आप नहीं बता सकते। तो ये एक ही फेज किया जाता है। दैट मीन जब भी आपके पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हो, चाहे गैस के कितने भी आपके पास ये हो, कितने भी गैसेस हो, लेकिन वो कहलाता है क्या, एक फेज, बिकॉज यू कांट फिजिकली डिस्टिंग देम, आप इनको अलग अलग देख नहीं सकते। दिस इज ए होमोजीनियस, ये एक साथ मिले हुए हैं तो आप इनको अलग अलग बता नहीं सकते। सो ये कंसिडर किया जाता है 1 फेज, इसको हम बोलते हैं 1 फेज। तो फेज को पहचाना गैसोस मिक्सचर अगर होगा, सो दिस इज अवर 1 फेज। चलिए बेटा और कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास 2 चीजें हो जो मिसिबल हो, मिसिबल लिक्विड्स, मिसिबल मिसिबल लिक्विड्स हैं, अगर मेरे पास मिसिबल लिक्विड्स हैं जो आपस में अच्छे से मिलते हैं, लाइक हम वाटर को डिसॉल्व करेंगे एथनॉल में, जब ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो ये कितना फेज रिप्रेजेंट करेगा, ये दिखेगा ना एक ही फेज, ये मत दिखेगा। फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया है, पानी में अल्कोहल डाला है जो इसके साथ अच्छे से मिलता है, फिर बाहर से कोई नहीं ना बता सकता कि अल्कोहल कहां पर है और पानी कहां पर है, तो हम इसको कहते हैं दिस इज अवर 1 फेज सिस्टम। तो ये भी रिप्रेजेंट करता है 1 फेज सिस्टम, लेकिन क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, दे शुड बी मिसिबल। अब अगर मिसिबल नहीं है, लेट इट बी, अगर मिसिबल नहीं है, या आप इस चीज को जो आपको मैंने मिसिबल, चलिए मैं उसको एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेता हूं। अगर आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स हैं, एग्जांपल नंबर 5, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है ना, 2 चीजें जो आपस में मिलती नहीं है, लाइक आप लीजिए वाटर प्लस CCl4 या वाटर प्लस कैरोसिन, वाटर प्लस पेट्रोल, जो आपस में मिलते नहीं है, तो आपको सीधे दिखेगा, ये दिखेगा CCl4 और ये दिखेगा वाटर, वाटर अलग CCl4 अलग, दैट मीन बाहर से ही दिखेगा कि कौन कहां पर है, तो आप बताओगे दीज आर 2 फेजेस, ये अलग अलग फेज है, ठीक है। तो ऐसे फेजेस को देखा जाता है। इमिसिबल लिक्विड्स, याद रख के फेजेस को कैसे देखा जाता है, क्योंकि आगे हमें ये जरूरत लगेगा जब हम आगे इसमें जाएंगे इस चैप्टर में। और ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 6, अगर आपके पास पोलर पोलर में हो, अगेन पोलर चीज पोलर में हो, लाइक फिर से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वाटर प्लस एथनॉल, दोनों पोलर है, ये आपस में अच्छे से मिलते हैं, है ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक कहते हैं ना, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जब ये अच्छे से मिलेंगे तो ये बाहर से क्या दिखेगा, एक ही फेज दिखेगा। पोलर जब पोलर के साथ हो या नॉन पोलर के साथ हो तो वो भी एक फेज रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी नॉन पोलर चीज जब नॉन पोलर के साथ जाएगा वो भी एक ही फेज रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने पोलर को नॉन पोलर के साथ डाल दिया, पोलर नॉन पोलर वो आपस में मिलते नहीं है, तो दीज आर सेपरेट फेजेस, द फेज इज 2, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से फेजेस देखे जाते हैं, किसी भी सिस्टम में कितने फेजेस हैं वहां पर देखा जाता है, जो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया। एक फेज होता है सेपरेट, फिजिकली डिस्टिंक्ट, जिसको मैकेनिकली सेपरेट हम कर सकते हैं। चलिए बेटा देख लीजिए आप लास्ट एग्जांपल इस फेज की। अगर आपके पास ऐसे है C2H5, दिस कैल्शियम कार्बोनेट है, दिस इज सॉलिड,
हीट पे ये ब्रेक होता है, दिस गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आपको कोई बताएगा यहां पर कितने फेजेस हैं, ठीक है, आपको यहां पर बताएगा कि कितने फेजेस हैं। देखिए बेटा, दिस इज ए गैस, ये तो अलग फेज सीधे है, लेकिन ये दो सॉलिड है। लेकिन जब सॉलिड सॉलिड के साथ रहेगा, इट इज नॉट नेसेसरी दे आर होमोजीनियसली मिक्सड। ये मत जरूरी है कि ये होमोजीनियसली आपस में मिक्स होंगे। कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज है, कैल्शियम कार्बोनेट अलग चीज है, कैल्शियम ऑक्साइड अलग चीज है। सो दीज आर सेपरेट थिंग्स। व्हेन दीज आर सेपरेट थिंग्स, दिस इज वन फेज, दिस इज टू फेज, दिस इज थ्री फेज। तो यहां पर फेज थ्री। यहां से क्या सीखा आपने? अगर आपके पास मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स हो लेकिन यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है, देन दे आर सेपरेट फेजेस। वो क्या होते हैं? वो सेपरेट फेज होते हैं, दे आर सेपरेट फेज। हाँ, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारे पास एलॉयज होते हैं, अगर कहीं पर एलॉयज होता है, लेकिन वो होता है सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, देन दैट इज कंसिडर्ड एज सिंगल फेज होमोजीनियस मिक्सचर। अगर एलॉय लिखा है उसने, अगर एलॉय नहीं है तो नहीं है, लेकिन अगर एलॉय लिखा उसने सॉलिड सॉलिड होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज कंसिडर्ड एज सिंगल फेज। इसको हम कंसिडर करते हैं क्या? सिंगल फेज। तो ये यहां पर आ गया हमारे पास कि फेजेस को कैसे देखा जाता है, फेजेस को कैसे गिना जाता है, किसी भी सिस्टम में फेजेस को हम कैसे गिनते हैं। नाउ ये हो गया हमारा पहला पार्ट, पहली टर्म कि फेज क्या है। इसको आप याद रख के पूरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे हमें इनके साथ काम करना है। तो किसी भी सिस्टम में फेज काउंट करना होगा तो वो आना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट, सेकेंड टर्म एक्चुअली, दैट इज कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, पहली टर्म क्या थी? फेजेस। अब दूसरी टर्म हमारे पास है कंपोनेंट्स। देखिए बेटा, अब कंपोनेंट्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और इसको कैसे काउंट किया जाता है। जैसे हमने फेज को काउंट किया, वैसे ही हम कंपोनेंट्स को काउंट करेंगे। अब मिनिमम, वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ constituents सबसे पहले क्या? वी हैव मिनिमम नंबर ऑफ constituents determining the composition of all phases in a system. मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जब आप एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को देखोगे जिसमें डिफरेंट फेजेस होंगे। देखिए, पूरा समझने की बात, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है। जब आप एक सिस्टम को देखेंगे, सिस्टम होता है जिसपे हम फोकस करते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ वी हैव अ सिस्टम में आपके पास डिफरेंट फेजेस हैं। उस फेजेस में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जरूरी नहीं कि सारे, मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं जिससे आप उस सिस्टम को एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे आप उस सिस्टम की कंपोजिशन डिटरमाइन कर सकते हो। आपके पास सिस्टम है, सिस्टम में डिफरेंट फेजेस हैं, उन फेजेस को कंपोजिशन मुझे एक्सप्रेस करना है। उस कंपोजिशन को एक्सप्रेस करने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स लगेंगे, दैट इज नोन एज कंपोनेंट। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। विद एग्जांपल्स ये ठीक से क्लियर हो जाएगा, एक्चुअल क्लियरिटी है क्या इसमें। देखो बेटा, ये मैं पीछे भी आपको कह चुका हूं। दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दिस इज वाटर, सॉलिड, वाटर लिक्विड एंड वाटर गैस। ठीक है, तो अगर आपको कोई बताएगा कि बताइए यहां पर कितने कंपोनेंट्स हैं, ये क्या है? ये वाटर है। ये क्या है? ये भी वाटर है। ये क्या है? ये भी वाटर है। दिस इज इन वाटर इन सॉलिड फॉर्म, दिस इज इन वाटर इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज इन वाटर इन गैस फॉर्म। लेकिन वाटर ही है ना, तीनों जगह पे तीन फेजेस है। दीज आर थ्री फेज, ये तीन फेजेस है।
लेकिन इनका कंपोजिशन एक्सप्रेस करने के लिए कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत है, इनका कंपोजिशन एक्सप्रेस करने के लिए मिनिमम कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत है। एक कंपोनेंट, दैट मींस इट्स अ वन कंपोनेंट सिस्टम, इसमें सिर्फ तो वाटर ही है। दैट मींस आपको जब भी आपको फॉर एग्जांपल सॉलिड वाटर आइस का आपको बताना होगा कुछ, तो आप क्या बताओगे, वाटर का परसेंटेज इतना है, वाटर का परसेंटेज इतना है, वाटर का परसेंटेज इतना है, चाहे फिर वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो, गैस में हो, लेकिन बताना तो है ना वाटर का कंपोजिशन क्या है। मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस इन अ सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे देखा जाएगा। तो मैं सीधे यहां पर बताऊंगा कि बेटा इसमें जो कंपोनेंट है सी से रिप्रेजेंट करते हैं कंपोनेंट में, इसमें कंपोनेंट 1 है। ठीक है, आगे जाके यहां से तो बताना आसान है, लेकिन आगे जाके हमें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी, तो वहां पर कंपोनेंट देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये, C इज इक्वल टू N माइनस E। N होता है नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ठीक है, N है हमारे पास नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स या नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज आप कह सकते हो। नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज टोटल कितने हैं, ये मिनिमम नहीं है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। ठीक है, N हो गया हमारा नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज, या मैं यहां पर इसको नोट करता हूं, हम कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं। N क्या है, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज। E क्या है, रिलेशन बिटवीन देम, उन केमिकल स्पीशीज में रिलेशन कितनी है, इंडिपेंडेंट आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन देम या रिलेशन बिटवीन देम। E इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम। देखिए अगर मैं इसके लिए लगाऊंगा ना, यहां पर आपके पास केमिकल स्पीशीज कितने थे, वाटर था, मैं कह रहा हूं टोटल कितने थे, वाटर सॉलिड में था, वाटर लिक्विड में था, वाटर गैस में था, तो 3 थे। और उनमें रिलेशनशिप क्या है, ये कन्वर्ट हो सकता है इसमें सॉलिड, ये जो दिखा रहा है ये खुद दिखा रहा है, या अदरवाइज मैं ये भी दिखा सकता था इधर से भी, नहीं ये खुद दिखा रहा है, ये एक रिलेशनशिप है, ये 2 रिलेशनशिप है, ये खुद दिखा रहा है कि 2 रिलेशनशिप है, 3 - 2 दैट इज 1। सो आप कहते हो कि इधर कंपोनेंट सिस्टम 1 है, या आप डायरेक्टली बता सकते हो इसमें कंपोनेंट्स 1 है। फॉर्मूला की यूज तब हो जाएगी जब थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, जहां पर आपको पूरा काउंट करना होगा कि वहां कैसे कंपोनेंट्स निकालते हैं। चलिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूं। अगर मेरे पास सल्फर है, इट इज सल्फर इन मोनोक्लोनिक। आपको पिछली बार भी मैंने बताया था कि सल्फर डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, रोम्बिक में एग्जिस्ट करता है। दिस इज सल्फर रोम्बिक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर मोनोक्लोनिक, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर लिक्विड, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद सल्फर गैस। आपके पास सल्फर रोम्बिक है जो सॉलिड फॉर्म, ये कन्वर्ट होता है मोनोक्लोनिक में, मोनोक्लोनिक से ये लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से ये गैस में जा सकता है। आपको बताना है कि कंपोनेंट कितने हैं, आसान है, कंपोनेंट कितने हैं 4, सॉरी कंपोनेंट कितने हैं 1, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर सल्फर। जो भी है मोनोक्लोनिक हो, रोम्बिक हो, लिक्विड हो, गैस हो, लेकिन सल्फर ही है ना। जब ये हर जगह पे सल्फर ही है तो हम क्या कहेंगे, तो इसका कंपोनेंट कितना हो गया, इसका कंपोनेंट 1 है। सो दिस इज कंपोनेंट 1। अब अगर फॉर्मूला से जाना चाहते हो तो जाइए फॉर्मूला से। आपके पास कंपोनेंट निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं 4, नंबर ऑफ केमिकल स्पीशीज कितने हैं 4, इनमें कितनी रिलेशनशिप्स हैं 3, जो ये दे रहा है 3, तो कंपोनेंट कितना हो गया 1। सो दिस इज अगेन 1 कंपोनेंट सिस्टम। इसको फिर से हम क्या कहेंगे, इट इज 1 कंपोनेंट सिस्टम। तो ये हमारी दूसरी एग्जाम्पल हो गई। लेट इट बी, मैं थर्ड एग्जाम्पल ले रहा हूं। सुक्रोज इन वाटर, शुगर ना। आप अगर शुगर पानी में ले रहे हो, पहले मुझे बताओ फेजेस कितने होंगे। जब पानी में शुगर जाता है या नमक जाता है, आपको बाहर से दिखता है कि शुगर कहां पर है या नमक कहां पर है, नहीं दिखता। अगर सैचुरेशन से आप ज्यादा नहीं, सैचुरेटेड नहीं बना दिया, उससे ज्यादा नहीं बना दिया, जब आप इसको डिसॉल्व करते हो दिस गेट्स यूनिफॉर्मली डिसॉल्व्ड।
और बाहर से कोई नहीं कह सकता कि कहां पर शुगर है कहां पर वाटर है, दैट मीन इज अ शुगर सोल्यूशन। तो हम बताते हैं इसका फेज 1 है। दैट मीन जब हम नमक को पानी में मिलाए या सुक्रोज जो अच्छे से डिजोल्व होता है, जो मैंने पीछे भी कहा आपको, उसको हम क्या कहते हैं, फेज 1। उसको हम बाहर से नहीं देख सकते कि ये कितने हैं। लेकिन कंपोनेंट ये सुक्रोज है और ये वाटर है, आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो आप बता सकते हो दीज आर कंपोनेंट्स 2। अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, इनमें कोई रिलेशनशिप है नहीं। C इज इक्वल टू 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कोई भी चीज जो अच्छे से डिसॉल्व हो जाए या ना हो जाए, फिलहाल तो फेज तो 1 है, लेकिन यहां पर हम लगा सकते हैं, इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कितने बनते हैं। दिस इज ए 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो ये हमारे पास बन जाता है 2 कंपोनेंट सिस्टम। चलिए बेटा अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे इसका। अगर मेरे पास ऐसे दिया हो, 4th एग्जाम्पल में ले रहा हूं, कैल्शियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा दिमाग रखिए, ठीक, इट इज ए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, मैंने अभी अभी एग्जाम्पल पीछे से भी दी, आपको कहा कि दिस इज ए 1 कंपोनेंट सिस्टम, इट्स सॉरी दिस इज अ 3। इसमें जो फेजेस होते हैं, फेजेस 3 होते हैं, लेकिन अब मुझे कंपोनेंट्स गिनने हैं। अब कंपोनेंट्स देखिए आप क्या करेंगे, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यहां पर, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनमें कोई रिलेशनशिप है, हाँ रिलेशनशिप बनती है, क्योंकि हमें पता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो मैंने पीछे भी रिएक्शन लिखी, एक रिलेशनशिप इनमें बनती है, ये वाली, कैल्शियम कार्बोनेट कन्वर्ट हो सकता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जब आप कंपोनेंट्स निकालोगे तो क्या लिखोगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है, लेकिन इनमें कोई रिलेशनशिप है, हाँ एक रिलेशनशिप है, दैट इज C इज इक्वल टू 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो इसमें कंपोनेंट्स कितने आ गए, 2। अब यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन है कि आप बोलोगे सर ये तो सीधे सीधे 3 कंपोनेंट्स थे। ये मैक्सिमम देखिए, जब हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूएंट तो ये 3 है, लेकिन आपको कंपोनेंट कैसे बोलना होता है, आपको कंपोनेंट की डेफिनेशन देखनी है। वहां पर क्या लिखा आपने, मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, minimum number of constituents to determine the composition of all phases. That means it's not जरूरी कि ये तो 3, यहां पर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन आपको तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूरत नहीं है किसी फेज को स्टडी कर, इस फेज को स्टडी करने के लिए, इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए। आप अगर को 2 पता होंगे ना, तो 2 से भी आप पता कर देंगे। ठीक है, दैट मीन अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट पता है ना, तो मुझे पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट से फिर फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड बना। अगर मुझे पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो मैं खुद बता सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन वहां कितना होगा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मतलब है, यहां पर थोड़ा सा डिबेटेबल है। अगर आप देखोगे, ये आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं ना, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मैक्सिमम 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन जब हम इसको कंपोनेंट की फॉर्मूला पे देखते हैं तो हमें 2 ही निकलता है। ये 2 क्यों निकला, 2 इसलिए निकला क्योंकि अंदर रिलेशनशिप है। उससे क्या हो गया, रिलेशनशिप से मतलब अगर मुझे इन 2 का कंपोजिशन पता है, तो मैं इसका खुद ही बता सकता हूं कि ये कितना होगा। फॉर एग्जांपल मुझे कैल्शियम कार्बोनेट पता था कितना है, और मुझे ये भी पता है कि ये कितना कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, इसका कंपोजिशन कितना है, तो मैं इस रिलेशनशिप से खुद ही बता सकता हूं कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा। सो है तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन इस इक्विलिब्रियम को, जब ये इक्विलिब्रियम में आएंगे तीनों, तो मुझे उस इक्विलिब्रियम को बताने के लिए 2 की जरूरत पड़ेगी, मिनिमम नॉट मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मिनिमम जब आपने देखा ना, तो आपको निकला कंपोनेंट 2। तो यहां से थोड़ा सा ख्याल रख के चलना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए बेटा देख लीजिए आप, शायद मैंने 4 एग्जाम्पल्स ली, 5th एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरे पास वी हैव एन एग्जाम्पल, हम अमोनियम की एग्जाम्पल लेंगे। मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, मेरे पास अमोनिया है गैस एंड HCl गैस, HCl गैस, और ये वहीं से खुद कह रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है मुझे कंपोनेंट्स देखने हैं, लेकिन साथ में कह रहा है प्रेशर ऑफ अमोनिया
इज प्रेशर ऑफ HCl। HCl गैस में एग्जिस्ट करता है, ऑल्दो लैब में हम देखते हैं कि इट इज इन लिक्विड, लेकिन एक्चुअल एग्जिस्टेंस की गैस की है। अब आपके पास ये है पी अमोनिया PHCl, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ आपको क्या करना है, आपको देखना है कंपोनेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, 1 2 3, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको दिख रहे हैं, बाहर से 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक। लेकिन फ्रॉम द बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज ये भी पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को अगर तोड़ा जाए, अमोनियम क्लोराइड को तोड़ के क्या बना सकते हो, अमोनिया बना सकते हो प्लस HCl, तो दैट मीन ये इन दोनों की कॉम्बिनेशन ही है ना अमोनियम क्लोराइड, तो ये तो रिलेशनशिप है। तो एक रिलेशनशिप ये है और एक ये कह रहा है ये है, ये खुद कह रहा था वहां से प्रेशर ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ HCl। अब अगर मुझे कंपोनेंट्स निकालने हैं, देखिए बेटा N-E, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने थे, 3, दिस, तो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। और इसमें रिलेशनशिप कितनी आ रही है, एक तो ये रिलेशनशिप बन रही है और ये खुद कह रहा था, ठीक है ना, ये तो मैं नहीं निकाला इसमें रिलेशनशिप, लेकिन ये खुद कह रहा था। तो 3 - 2 दैट इज 1, सो दिस इज ए 1 कंपोनेंट सिस्टम। दैट मीन्स कम से कम इसमें एक क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए जिसका आप कंपोजिशन से आप सारी चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस इन अ सिस्टम। तो एक कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट 1 निकला। हाँ, अगर ये नहीं कहता क्वेश्चन, आपको वहां से ये नहीं कहता, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता है, अगर ये नहीं कहता ये है, ये रिलेशनशिप है, तो आप यहां पर लगाते 3 - 1 दैट इज 2, तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम बनता है, ठीक है बेटा। चलिए बेटा देख लीजिए आप आगे। एग्जाम्पल नंबर 6, देखो बेटा अब मैं ऐसे दे रहा हूं आपको NaCl, KCl, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है, Cl नेगेटिव, वाटर लिक्विड, वाटर गैस, इसमें आपको कंपोनेंट्स गिनने, ठीक। जब आपके पास इतने सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको फिर से देखना पड़ेगा कि स्पीशीज कितने हैं और रिलेशनशिप कितने हैं। चलो रिलेशनशिप पहले देखते हैं, क्वेश्चन इतना ही है, हमें इसमें कंपोनेंट्स देखना है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, जब भी आपके सिस्टम में आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, जहां पर आयंस हो, Na पॉजिटिव है, K पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इन आयंस में सबसे पहली बात आपको लेना है, पहला चीज इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। दैट मीन ये एक रिलेशनशिप आपको खुद लेनी है, दिस रिप्रेजेंट्स, मैं रिलेशनशिप देख रहा हूं, रिलेशनशिप देख रहा हूं, ये पहली रिलेशनशिप आपको खुद लेनी है जब आपको पता है कि वहां पर आयंस है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ये खाली वहीं पर लेना होता है जहां पर आयंस की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम इलेक्ट्रोन्यूट्रल हो जाता है, तो वो आपस में कुछ करेंगे तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल तो हो जाएंगे, तो एक रिलेशनशिप आ जाती है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। चलिए दूसरी रिलेशनशिप देखो, मैं इनमें कोई रिलेशनशिप आपस में है, हाँ है ना। अगर मैं NaCl को ले लूं, ये पानी में जाके क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा। हाँ, अगर मैं KCl को देखूं, वो भी है, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, Na पॉजिटिव NaCl, सो दे हैव रिलेशनशिप। KCl को ले लूं, KCl क्या बनाएगा, K पॉजिटिव बनाएगा प्लस Cl नेगेटिव बनाएगा, तो ये भी तो रिलेशनशिप है। अगर मैं वाटर को ले लूं, वाटर लिक्विड में भी है, वाटर गैस में भी है, वाटर गैस में भी है, ठीक, तो ये भी तो एक रिलेशनशिप है, वाटर लिक्विड और एग्जिस्ट कर सकता है, आपस में एक इक्विलिब्रियम सेट कर सकता है गैस में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपस में, तो कितनी और कुछ बन सकता है, नहीं और तो नहीं मुझे कुछ लग रहा है होगा, कोई रिलेशनशिप होगा। तो अगर मुझे अब निकालना है C इज इक्वल टू N - E, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इनमें रिलेशनशिप्स कितनी आ रही, ये 3 तो आपने जनरल निकाल दी, आपस में देख के क्या क्या हो सकता है, और इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी एक और रिलेशनशिप आ गई, दैट इज 4, 7 - 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो इसमें टोटल कंपोनेंट्स कितने कहेंगे, दिस इज 3 कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। इसमें 3 ही चीजें चाहिए जिससे आप पूरे सिस्टम का कंपोजिशन बयान कर सकते हो।
दैट इज 3 कंपोनेंट सिस्टम। तो ये क्वेश्चन अलग से आता है कि कंपोनेंट्स बोल सकते हो, कंपोनेंट्स बोलिए कि कितने हैं। चलिए इसी का एक और वर्जन दिखा रहा हूं, इसी एग्जाम्पल का। अगर मैं आपको ऐसे देता NaCl KCl प्लस वाटर, इतना देता, ठीक है ना, लिक्विड। अब बताइए मुझे कितना कंपोनेंट्स है। NaCl है, ठीक है, आयन वायन कोई नहीं है कि ये आयन्स देगा पानी में, लेकिन हमें उसके साथ मतलब नहीं है, क्योंकि हम यहां पर हमें जो दे रहा है ना, हम उसको देख रहे हैं। KCl है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खुद ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है, वाटर है, लिक्विड है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। NaCl में KCl में कन्वर्ट, NaCl तो नहीं ना KCl में कन्वर्ट होगा, या KCl तो नहीं ना NaCl में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। NaCl तो वाटर में नहीं ना कन्वर्ट होगा, तो आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ स्पीशीज कितने हैं, 3। कोई रिलेशनशिप आपस में बन रही है, नहीं, 0। 3 इज इक्वल दैट इज C इज इक्वल टू 3, ठीक। तो यहां पर डायरेक्टली आपने देख लिया कि कोई रिलेशनशिप आपस में नहीं है, तो आपने कह दिया कि हाँ भाई 3 है। उससे पहली वाली एग्जाम्पल को कैसे हैंडल किया, वो भी लगभग यही था, ठीक है ना। वहां पर भी 3 ही कंपोनेंट्स आ गए, यहां पर भी 3 ही कंपोनेंट्स आ गए, क्योंकि इस सारे सिस्टम को 3 ही चीजें एक्सप्रेस करती है। 3 चीजों में आप इसको निकाल सकते हो। चलिए बेटा, अब लास्ट वाली एग्जाम्पल एक देख लीजिए। इसकी एग्जाम्पल बुक्स में भरी हुई है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यही आते हैं कि कंपोनेंट्स को गिनना होता है। अब अगर मैं आपको ऐसे देता, शायद मेरी एग्जाम्पल नंबर 8, आपके पास था NaCl KBr वाटर, ठीक, NaCl KBr वाटर। जब आप NaCl KBr और वाटर लोगे, तो यहां पर खुद जब ये पानी में रहेगा ना, ये यहां पर NaBr भी बनाएगा, और ये यहां पर क्या करेगा, ये यहां पर KCl भी बनाएगा। जब ये पानी में होंगे तो ये क्या है, NaCl है, KBr है, Cl K के साथ भी मिल सकता है, NaBr के साथ भी मिल सकता है। तो टोटल नंबर इसमें आ रहा है, और कोई रिलेशनशिप आ रही है, हाँ रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप है। NaCl KBr जब आपस में मिला, वो बनाया आपने NaBr प्लस KCl, ये रिलेशनशिप तो बन, इसी से तो ये 2 चीजें बन गई थी। और ऑब्वियसली नाउ दीज टू हैव अ रिलेशनशिप विद दीज टू, तो एक रिलेशनशिप तो आती है। तो हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स, टोटल कंपोनेंट्स 1 2 3, क्वेश्चन में 3 ही दिए थे, ये 2 आपने खुद लगा दिए, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये इसके साथ मिल सकता है, Cl इसके साथ मिल सकता है, इसके साथ मिलकर ये बना सकता है। सो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे 5, लेकिन एक रिलेशनशिप है, इन दोनों को आपस में जोड़ के ये 2 बना सकते हैं, दैट इज 5 - 4, सो दिस इज ए 4 कंपोनेंट सिस्टम। तो लेकिन कोई आयन नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी नहीं है। सो इन दिस वे वी सी द कि कितने कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम में। दिस इज ऑल अबाउट कि आप बुक्स में देखिएगा, और भी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी, ट्राई इट कि कैसे देखा जाता है कि किसी सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं। ये हमें एक्चुअली आगे गिब्स फेज रूल पढ़ना है, तो वहां पर ये फेज कितने होते हैं, कंपोनेंट्स कितने होते हैं, ये सारे काउंट करके होने चाहिए।